हेलो स्टूडेंट, इवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 5 है। आज हम पढ़ेंगे एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इसके पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 था, उसमें भी हम लोग एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। उसमें सबसे पहला पढ़ा था मार्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस में, जिसमें होमोलॉगस, एनालॉगस, वेस्टिजियल ऑर्गन, एटाविज्म या कनेक्टिंग लिंक, ये 5 एविडेंस के बारे में पढ़ा था मार्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल वाले में। दूसरे नंबर पढ़ा था एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस, जो अर्नेस्ट हैकल और वॉन बीयर द्वारा बताया गया था। आगे उसके बाद हमको पढ़ना है बायोजियोग्राफिकल एविडेंस और पढ़ना है पैलेंटोलॉजिकल, मतलब फॉसिल द्वारा जो एविडेंस मिलते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में, उसको पढ़ना है। तो आज भी चलते हैं बायोजियोग्राफिकल। पिछले लेक्चर में हम लोगों को पढ़ा था मार्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल में, पहले पढ़ा था होमोलॉगस ऑर्गन, जिसमें हम 3 एग्जाम्पल बताए थे। होमोलॉगस ऑर्गन में बताए थे, मतलब सबसे पहला एग्जाम्पल 4 लिम्स ऑफ मैमल्स के बारे में, हार्ट एंड ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट, थॉर्न ऑफ बॉबिन विलिया, ऐसे टेंडिस ऑफ कुकुरबिटा, ऐसे कुछ एग्जांपल बताए 3, और एनालॉगस में 3-4 ऐसे करके इसमें बताए थे मार्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस में। वो कंप्लीट हो गया था। एम्ब्रायोलॉजिकल में अर्नेस्ट हैकल जो 1866 में आए थे, उन्होंने बताया था ओंटोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। इसका मतलब होता है जो एम्ब्रियो होता है वो अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जो फीटस होता है जो अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में अपने एंसेस्टर के एडल्ट कैरेक्टर को वो रिपीट करता है, इसीलिए ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। रिकैपिचुलेट्स मतलब होता है रिपीट, फाइलोजेनी मतलब अपने एंसेस्ट्रल कैरेक्टर को रिपीट करता है अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ओके, और वॉन बियर साहब बताए थे, वॉन बियर बताए थे कि जनरल कैरेक्टर पहले अपीयर होते हैं जबकि स्पेशल कैरेक्टर बाद में अपीयर होते हैं। ओके, इतना पढ़ के ख़त्म कर दिए। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। तीसरा बायो जियोग्राफिकल एविडेंस। बायोजियोग्राफिकल एविडेंस में ये एग्जांपल, एक साइंटिस्ट है डार्विन, जो अपने शिप से, शिप का नाम था HMS बीगल, ये उनके शिप का नाम था। HMS बीगल शिप का नाम था। उन्होंने एक आइसलैंड पे आइसलैंड का था, गए एक आइसलैंड पे, इसका नाम था गैला पेगास आइसलैंड। ये आइसलैंड 22 ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड से मिलकर बना हुआ था। 22 ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड। ओके, जो वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। साइंटिस्ट का नाम था डार्विन, उनके शिप का नाम था HMS बीगल शिप। उन्होंने एक आइलैंड पे गए, गैलापागोस आइलैंड, जो 22 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड से मिलकर बना हुआ था। गए कहाँ थे? वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक, और डार्विन ने वहाँ पे कुछ फिंचेज को, मतलब स्मॉल बर्ड्स को ऑब्जर्व किया, जिसको फिंच नाम दिया गया, इसलिए उन्होंने पूरा फिंच को एनसीईआरटी लिख दिया डार्विन फिंच, डार्विन फिंच। ओके, HMS बीगल शिप का नाम था, गैलापागोस आइलैंड पे गए, 22 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड के थे। ओके, दिख रहा है नहीं साहब? ओके, उन्होंने पूरे फिंच का नाम डार्विन फिंच रख दिया। अब ये डार्विन फिंच 20 स्मॉल ब्लैक बर्ड थे,
जिसे हम फिंच कहते थे। 20 स्मॉल ब्लैक बर्ड्स, जिसे डार्विन ने फिंच बोला, उनके कॉमन एंसेस्टर थे, सब आपस में कॉमन एंसेस्टर थे, कॉमन एंसेस्टर, जो सीड ईटिंग बर्ड्स थे, सीड ईटिंग, सीड ईटिंग बर्ड्स थी। 20 स्मॉल ब्लैक बर्ड्स फिंच थी जो कॉमन एंसेस्टर थी और सीड ईटिंग बर्ड्स थी। ओके, लेकिन इनका जो बीक का डिफरेंट बीक का शेप एंड साइज ड्यू टू डिफरेंट हैबिटेट, ओके। क्या बताते हैं, डार्विन ने एक HMS बीगल शिप द्वारा एक आइलैंड पे गए जिसका नाम था गैलापागोस आइलैंड, जो 22 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड से मिलकर बना हुआ था, वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। उन्होंने देखा कि 20 स्मॉल ब्लैक बर्ड्स, जिन्होंने फिंच नाम दिया, जिनको फिंच नाम दिया, और एक कॉमन एंसेस्टर थे जो सीड ईटिंग मतलब सीड को खाते थे। लेकिन क्या हुआ, वो अलग अलग जगह में रेडिएट हो गए, अलग अलग हैबिटेट में चले गए, और उनके बाद उनका फूड और इन्वायरमेंट भी चेंज हो गया, फूड भी चेंज हो गया, वहाँ का इन्वायरमेंट भी चेंज हुआ। उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए, उस इन्वायरमेंट में अडाप्ट या सर्वाइव करने के लिए उन्होंने अपना जो फूड था उसको चेंज कर लिया। कुछ बर्ड्स इंसेक्टिवोरस हो गए, कुछ वेजिटेरियन हो गए, उनके हिसाब से उनका जो बीक का शेप एंड साइज तक चेंज हो गया, और उनके अंदर इवोल्यूशन देखने को मिला, एडाप्टेशन देखने को मिला, क्योंकि डिफरेंट इन हैबिटेट, हैबिटेट चेंज होने के कारण वहाँ का इन्वायरमेंट चेंज हो गया, वहाँ का जो भोजन था उनको जो मिल रहा था वो भी चेंज हो गया। इसके कारण उनके चोंच में, वीक में चेंजेस मिले, उनके शेप और साइज में चेंजेस मिले। तो एक एविडेंस हुआ बायोजियोग्राफिकल एविडेंस, ठीक है, इतना नोट करिए। ओके, मिटाए। तो सबसे पहला हमने पढ़ा था मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल में होमोलॉगस ऑर्गन, उसके बाद एनालॉगस, उसके बाद वेस्टिजियल, फिर एटाविजम या रिवर्जन, फिर कनेक्टिंग लिंक, उसके बाद एम्ब्रायोलॉजिकल पढ़ा था। तीसरा पढ़ लिए बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। अब अगला पढ़ रहे हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, सबसे पहले स्टडी ऑफ फॉसिल, स्टडी ऑफ फॉसिल को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ फॉसिल को
पैलेंटोलॉजी। ओके, ये जो फॉसिल थे फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक, स्टडी ऑफ फॉसिल को पैलेंटोलॉजी कहते हैं। जो फॉसिल से जो अवशेष थे वो सेडिमेंट्री रॉक्स, चट्टानों के नीचे दबे हुए थे, उनसे हम इवोल्यूशन के बारे में अध्ययन किए। और इस फॉसिल्स को, फॉसिल के एज को कैसे कैलकुलेट किया, एनसीईआरटी पुट हाउ टू कैलकुलेट फॉसिल्स एज, एनसीईआरटी पूछी है। मतलब ये कैसे इसके एज को पता करके उसके पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस देते हैं। तो इसके एज को ही पता करके हम एविडेंस के बारे में बताते हैं कि कुछ दिन पहले यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे। तो कैसे पता करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट एज ऑफ फॉसिल, मतलब अवशेषों का उम्र कैसे पता कर सकते हैं। एनसीईआरटी पूछते हैं। पहला जो तरीका है रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग। रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग। दूसरा जो मॉडर्न है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। जैसे वो कहते हैं ESR, ये मॉडर्न टेक्निक। ओके, तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में कैसे मिला। सबसे पहले जानेंगे पैलेंटो क्या होता है। स्टडी या फॉसिल को करना पैलेंटोलॉजी कहलाता है। फॉसिल्स के एज को कैलकुलेट करके हमें पता लगाते थे कि ये जो फॉसिल्स है कितनी उम्र, कितना देर पुरानी है और कितने बिलियन ईयर एक होती है, इसका पता करते थे। उससे हम बताते थे कि ये ऑर्गेनिज्म कितने दिन पहले इवाल्व हुआ था, कब ओरिजिनेट हुआ, उससे सब पता लगाते थे कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कैसे हुआ। अच्छा, उसके उम्र को कैसे पता लगता है, एनसीईआरटी पूछी है। तो पहला टेक्निक है रेडियो एक्टिव कार्बन टेक्निक। दूसरा जो मॉडर्न टेक्निक है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। ओके, दो एविडेंस हो गया, बायोजियोग्राफिकल एविडेंस हो गया, दूसरा बता दें पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। ओके, एविडेंस सारे खत्म हो गए। अब तो पूछिए व्हाट इज एडाप्टिव रेडिएशन, उसके बारे में पढ़ेंगे, इसको तब तक नोट कर लीजिए। मिटाएं। ओके, तो हमने बताया पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, उसके बाद बताया बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। HMS बीगल जो शिप है उससे डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड पे और देखे कि वहाँ पे 20 स्पीसीज की जो 20 स्पीसीज और स्मॉल ब्लैक बर्ड्स वहाँ पे थे जो कॉमन एंसेस्टर के थे, लेकिन उनके जो भोजन था वो सीड ईटिंग था, लेकिन उनका हैबिटेट चेंज होने के कारण उनके बीक्स में चेंजेज आ गए। ओके, अगला हम पढ़ते हैं व्हाट इज एडाप्टिव रेडिएशन। जैसे कहते हैं एडाप्टिव डाइवर्जेंस। पहले इसका डेफिनेशन अंग्रेजी में देख लेते हैं क्या कहती है। सिंगल ancestral species evolve in
different species. A single ancestral species evolve in different species. A single ancestral species evolve in different species. Acquire different habitat due to food and space competition. रहने और खाने में कमी के कारण या कंपटीशन के कारण, ड्यू टू फूड एंड स्पेस competition, a single ancestral species evolve in different species, acquire different habitat due to food and space competition. इसमें एक एग्जाम्पल है सबसे पहला, अभी आपको बताया है कि एक डार्विन फिंचेस के बारे में, दूसरा आता है ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल, तीसरा प्लेसेंटल मैमल, ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल या प्लेसेंटल मैमल जैसे ये सिंगल स्पीसीज थे, लेकिन फूड और स्पेस के कंपटीशन के कारण सिंगल एंसेस्टर के थे। ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल या प्लेसेंटल मैमल या डार्विन फिंचेस जो 20 स्पीसीज ऑफ स्मॉल ब्लैक बर्ड्स थी, सिंगल एंसेस्टर स्पीसीज की थी, लेकिन फूड और स्पेस के कंपटीशन के कारण, मतलब आर्नियम का नंबर ज़्यादा पड़ने लगा और फूड और स्पेस कम पड़ने लगा, तो वो अलग अलग हैबिटेट में डाइवर्ट करने लगी, अलग अलग हैबिटेट में रेडिएट होने लगी, मतलब जाने लगी, अलग अलग हैबिटेट में जाने लगी। अलग अलग हैबिटेट में जाके अपने आप को इवॉल्व किए, एडाप्ट वहाँ के एनवायरनमेंट में ढलने के लिए एडाप्टेशन आया, इवोल्यूशन, इसी कारण इवोल्यूशन हुआ। इसे पहले नंबर हुए रेडिएट, जिसे कहते हैं रेडिएशन, पहले हुई रेडिएट, फिर हुआ एडाप्टेशन, उसे कहते हैं एडाप्टिव रेडिएशन। पहले रेडिएशन, उसके बाद एडाप्टेशन, दैट इज कॉल्ड एडाप्टिव रेडिएशन। या पहले डाइवर्जेंस, मतलब पहले डाइवर्ज हुई फिर एडाप्टेशन हुआ, तो एडाप्टिव डाइवर्जेंस भी इसे कहते हैं। मतलब फूड और स्पेस के कंपटीशन के कारण उन्होंने अपने हैबिटेट को चेंज कर दिया और अपने आप को इवॉल्व कर लिया, एडाप्ट कर लिया, उसे कहते हैं एडाप्टिव रेडिएशन। जिसमें एग्जांपल आता है डार्विन फिंचेस, ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स या प्लेसेंटल मैमल। एक एग्जांपल तो हम दे दिए डार्विन फिंचेस के, अभी पिछला बायोजियोग्राफिकल एविडेंस में बताया डार्विन फिंचेस के एग्जांपल में 20 जो स्मॉल ब्लैक बर्ड्स थी वो अलग अलग हैबिटेट में चली गई। ओके, अब एक चीज़ पढ़ना, ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल और प्लेसेंटल मैमल से एनसीईआरटी कुछ फिगर बना के समझाए, उनका नाम भी याद रखना पड़ता, नहीं तो नाम पूछ लेगा, ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल में कोई नाम दे देगा और प्लेसेंटल मैमल का कोई नाम दे देगा, पूछेगा कौन से, कोई एक एग्जाम्पल दे देगा, या तो ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल में कोई एग्जाम्पल पूछेगा कि क्या शो कर रहा है, तो वो बताना पड़ेगा एडाप्टिव रेडिएशन। ठीक, इतना नोट करिए। ओके, तुमने एडाप्टिव रेडिएशन में सबसे पहला एग्जांपल पढ़ा डार्विन फिंचेस के बारे में और उसके बारे में समझा भी बायोजियोग्राफिकल एविडेंस में। उसके बाद दूसरा एग्जांपल पढ़ा हमने ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स, तीसरा प्लेसेंटल मैमल। तो एनसीईआरटी में ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स के बारे में दिया है, प्लेसेंटल मैमल्स के जो स्पीसीज हैं उनका नाम भी दिया, जो अलग अलग हैबिटेट में जाके अलग अलग स्पीसीज बना लिए हैं, उनका नाम भी दिया है। तो एनसीईआरटी पूछ भी सकती है, ऑप्शन में लग सकती है, तो उसके लिए हमने लिख दिया है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल, सबसे पहला एग्जांपल आता है मार्सूपियल रैट,
एक बैंडेड आंट ईटर, मतलब इनके ऊपर चिन्ह रहता है जैसे बैंडेड आंट ईटर, टाइगर कैट, तस्मानियन उल्फ, शुगर ग्लाइडर, मार्सुपियल मूल, कोयला शाहरुख खान वाला, 7 बैंडिकूट, 8 होमबैट, 9 कंगारू, 10। मतलब सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीसीज इवॉल्व इन डिफरेंट स्पीसीज एंड डिफरेंट हैबिटेट, मतलब डिफरेंट स्पीसीज फॉर्म्स डिफरेंट हैबिटेट, डिफरेंट स्पीसीज बनी और डिफरेंट हैबिटेट में चली गई ड्यू टू फूड एंड स्पेस कंपटीशन के कारण। ओके, तो जो अलग अलग हैबिटेट में गए, अलग अलग स्पीसीज बना लिया ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स को। वो जो है पहला थी मार्सुपियल रैट, इसको इसे याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई वो नहीं है। मार्सुपियल रैट, दूसरा बैंडेड आंट ईटर, तीसरा टाइगर कैट, चौथा तस्मानियन उल्फ, पांचवा शुगर ग्लाइडर, छठवां मार्सुपियल मूल, सातवां कोयला, आठवां बैंडिकूट, होमबैट, कंगारू। और तीसरा एग्जाम्पल जो था प्लेसेंटल मैमल। प्लेसेंटल मैमल पहला एग्जाम्पल था मोल, आंट ईटर, माउस, लीमर, फ्लाइंग स्क्वेरल, बॉमकैट और उल्फ। 7 एग्जाम्पल। तो ये थे एडाप्टिव रेडिएशन के बारे में। पहले रेडिएट हुए अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग स्पीसीज बना लिए, अलग अलग हैबिटेट। उसके बाद एडाप्टेशन आया, मतलब इवॉल्व हुए, वहाँ के एनवायरनमेंट पे एडाप्ट हुए। तो पहले रेडिएशन, उसके बाद एडाप्टेशन, दैट इज कॉल्ड एडाप्टिव रेडिएशन। एग्जाम्पल हो गया। अब अगला जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, अगला हम पढ़ेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इतना देखना, देख लीजिए। अब एक डायरेक्ट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऐसे सुन लो, अभी बता भी देते हैं, उसका लिख भी देते हैं। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्ज होना मतलब कहीं से आके एक जगह मिल जाना, कन्वर्ज होने का मतलब होता है। तो अगला जो है एडाप्टिव कन्वर्जेंस भी कहते हैं, जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, जैसे पहले बताया था एडाप्टिव रेडिएशन, जिसे डाइवर्जेंस भी कहते हैं। एडाप्टिव डाइवर्जेंस, डाइवर्ज होके अलग अलग स्पीसीज बनाना अलग अलग हैबिटेट में, जबकि एडाप्टिव कन्वर्जेंस या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन अलग अलग एरिया से आके सेम जियोग्राफिकल या सेम आइसोलेटेड एरिया में आके वहाँ के इन्वायरमेंट में इवॉल्व होके एडाप्टेशन को लाना एडाप्टिव कन्वर्जेंस या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहलाता है। जैसे यही समझ लें, जैसे प्लेसेंटल मैमल है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है, अलग अलग हैबिटेट में है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग हैबिटेट में है, लेकिन किसी कारणवश इससे ये मान लो बॉर्डर है, सेम आइसोलेटेड एरिया, यहाँ पे आके ये सब यहाँ पे आके इस हैबिटेट में आके सरवाइव करने लगे। प्लेसेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स यहाँ के एनवायरनमेंट में आकर देखो कन्वर्ज हो रहे हैं, एक जगह कन्वर्ज हो रहे हैं, यहाँ पे आके कन्वर्ज हो रहे हैं, यहाँ के एनवायरनमेंट पे आके एडाप्ट करें और अपने आप को सरवाइव करें। तो दैट इज कॉल्ड एडाप्टिव कन्वर्जेंट, और यही है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। लेकिन अलग से ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, अलग से प्लेसेंटल मैमल, अलग अलग हैबिटेट में जाके अलग अलग स्पीसीज बना ले, दैट इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या एडाप्टिव रेडिएशन। ओके, अभी लिख ही लेते हैं उसके बारे में, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में। इतना नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ओके, तो हमने अभी एडाप्टिव रेडिएशन या एडाप्टिव डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ लिया, उसके एग्जाम्पल देख लिए। पहला डार्विन फिंच, प्लेसेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, और बाय जियोग्राफिकल एविडेंस से भी पढ़ लिए। उसके बाद अभी हमने लिखा था जो प्लेसेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स जो बनाए थे अभी, उसमें आपको बताएं कि अगर एक प्लेसेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मैमल दो अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं, किसी कारणवश वो आपस में कन्वर्ज हो जाए,
मतलब आपस में आके मिल जाए, कन्वर्ज हो जाए, और उसमें कन्वर्ज होने के बाद वो उसी इन्वायरमेंट में ढलने के लिए एडाप्टेशन लाए अपने अंदर, एडाप्टेशन लाना पड़ेगा। तो इफ टू एडाप्टिव रेडिएशन अकर्स एट आइसोलेटेड एरिया देन एडाप्टिव फॉर्म्स कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इसका मतलब है दो अलग अलग, पहले अलग अलग आइसोलेटेड एरिया में दो अलग अलग आइसोलेटेड एरिया, अगर दो एडाप्टिव रेडिएशन मतलब प्लेसेंटल में ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में रहते हैं और एक ही जियोग्राफिकल एरिया में आ जाए और उसी इन्वायरमेंट में उस एक ही हैबिटेट में सर्वाइव करें, तो उनके अंदर जो एडाप्टेशन आएगा, जो इवोल्यूशन आएगा, उसे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या एडाप्टिव कन्वर्जेंस उसे कहते हैं। जिसमें एग्जाम्पल आता है, एनसीईआरटी में दिया है, चार्ट बखूबी बनाया है एनसीईआरटी ने। मोल्स, अगर पूछे मोल्स और मार्सुपियल मोल्स आपस में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं, जबकि मार्सुपियल मोल अलग अलग हैबिटेट में है, अलग स्पीसीज में है, तो एडाप्टेड रेडिएशन मतलब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करेगा। ये अलग है तो, लेकिन ये दोनों अगर सेम हैबिटेट में है, मोल और मार्सुपियल मोल्स सेम जियोग्राफिकल एरिया में, आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया में एक ही में है, तो शो करेंगे कन्वर्जेंट रूल। मोल्स और मार्सुपियल मोल, एंटीटर नंबर एंटीटर, माउस मार्सुपियल माउस, लेमर स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग स्क्वायर, फ्लाइंग फ्लेंजर, पोमकैट, टस्मानियन टाइगर कैट, वोल्फ, टस्मानियन वोल्फ। यह है एडाप्टिव कन्वर्जेंस या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में। देखिए, इतना देखिए, समझिए, नोट करिए। अब क्या बचा है, तो हमने पूर्व में पढ़ा बायोजियोग्राफिकल एविडेंस, आते ही बायोजियोग्राफिकल एविडेंस पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस पढ़ा, मतलब फॉसिल से क्या एविडेंस मिल सकता है उसको पढ़ा। फिर हमने पढ़ा व्हाट इज एडाप्टिव रेडिएशन, मतलब पहले सेम एंसेस्टर सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीसीज रेडिएट करेगी, अलग अलग स्पीसीज बनाएगी अलग अलग हैबिटेट में, फिर सरवाइव करेगी, मतलब पहले रेडिएट करेगी फिर एडाप्टेशन लाएगी, पहले रेडिएशन देन एडाप्टेशन, देन कॉल एडाप्टिव रेडिएशन। ये पढ़ लिया। उसके बाद एडाप्टिव कन्वर्जेंस, वही जो अलग अलग एरिया में आपस में रेडिएट हुई थी, अलग अलग स्पीसीज बनाए थी, वो एक ही जियोग्राफिकल एरिया पे आपस में आए और एक ही जगह इवॉल्व होकर नई स्पीसीज को ईजाद करें, तो उसे एडाप्टिव कन्वर्जेंस या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बताएंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है। नोट करिए। इसके बाद एक छोटा सा हेडिंग है एनसीईआरटी में है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जैसे साल को महीने में बांटा गया है, 12 महीने, साल को 12 महीने, महीने को वीक्स में, सप्ताह में बांटा गया है, वैसे पहले जियोलॉजिकल टाइम स्केल जिसको समझने में आसानी हो, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो यूनिट है वो ईरा है। ईरा, उससे छोटा यूनिट पीरियड, सबसे छोटा इपॉक। ईरा, पीरियड और इपॉक। इपॉक जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है और ईरा जो है लार्जेस्ट यूनिट। इतना नोट करिए तो उसको बताते हैं। उसके बाद लेक्चर खुद है किंगडम इंडिया। बताएं, चलो बताएं, लेकिन जो एनसीईआरटी प्योरली दिया है उसी को हम बताएंगे। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इसे तब तो बताने की जरूरत नहीं, सब एविडेंस हमने पढ़ा दिया। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स में कई पार्ट, 3 पार्ट में बांटा है, समझने में आसानी हो। सबसे पहले ईरा,
पीरियड और इपॉक। ईरा टोटल 4 है, एनसीईआरटी 3 ही देती है। उसके बाद पीरियड है, उसके बाद इपॉक। 4 ईरा में 4 3 7 2 9 पीरियड सबसे ज़्यादा इसे बताएंगे उसमें। ईरा जो है लार्जेस्ट यूनिट है, जबकि इपॉक स्मॉलेस्ट यूनिट है। एक फ्लो चार्ट में हम बताएंगे। एनसीईआरटी जो ईरा बताती है, पहले इतना देख लीजिए। ईरा जो है एनसीईआरटी जो बताती है, वो 3 के बारे में जिक्र करती है। पहला पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक ईरा। ठीक। पीरियड इसके पैलियोजोइक में 4 ईरा के बारे में बताती है एनसीईआरटी, और मीजोजोइक में 3, सीनोजोइक में 2। इपॉक के बारे में जिक्र ही नहीं करती है। और सब बहुत सारी बुक में दिया है, लेकिन एनसीईआरटी में ईरा बताया है और पीरियड बताया। यहीं केवल बता दें, नए चार्ट बना के बताते हैं। पहला जो बताया सिल्यूरियन, वैसे तो होते हैं 4 और 7, लेकिन 4 ही बताए। सिल्यूरियन है, लास्ट में परमियन है, कार्बोनिफेरस है, इसमें 3 बताए हैं, ट्राइसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। इसमें टर्सरी और क्वार्टरनरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी। यह डेवोनियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमियन। 4 पीरियड बताया है किसके, पैलियोजोइक ईरा के अंदर। मेसोजोइक ईरा के अंदर 3 पीरियड को बताया है, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। और सीनोजोइक ईरा में एक टर्सरी, एक क्वार्टरनरी। इसको 4 में बना समझाते हैं। थोड़ा छोटा पॉइंट भी है, इतना नोट करना हो तो नोट भी कर लीजिए। चलिए बताते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, लार्जेस्ट ईरा, उसके बाद पीरियड, और सबसे छोटा इपॉक। तो जो ईरा है, एक प्री कैम्ब्रियन ईरा भी है। 4 ईरा जो बताया था प्री कैम्ब्रियन, और उसमें कोई पीरियड नहीं, इसलिए लिखेंगे नहीं। एरा, एरा में पहले आता है पैलियोजोइक, उसके बाद मीडोजोइक। एरा तो लिखा है तो लिखने की जरूरत नहीं। उसके बाद सीनोजोइक। ठीक। इस पैलियोजोइक एरा के अंदर 4 पीरियड एनसीईआरटी जिक्र करती है। पहला सिल्यूरियन, उसके बाद डेवोनियन, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे आएगा नहीं। सिल्यूरियन, डेवोनियन,
कार्बोनिफेरस, पर्मियन। ऐसे लिखने से अभी का पॉइंट भी इसमें आ जाएगा। मेसोजोइक में 3, ट्राइएसिक, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो उसे जो है देख लीजिएगा, मिस्टेक हो भी सकता है। ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रीटेशियस। सीनोजोइक में टर्सरी और एक आता है क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी ओके। एनसीईआरटी सिर्फ विधा बताती है। एरा, ये है पीरियड, ये सब है पीरियड। अब सब में एक एक पॉइंट लिख के बताते हैं, तब तक इतना नोट कर लीजिए। ओके, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स में हमने बताया कि जो सबसे लार्जेस्ट यूनिट है एरा, उसके बाद पीरियड, उसके बाद इपॉक। एरा में 4 हैं, प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक। जबकि प्री कैम्ब्रियन एनसीईआरटी में नहीं जिक्र किया इसलिए उसको नहीं बताया। पैलियोजोइक जो एरा है उसके अंदर 4 पीरियड है और मेसोजोइक एरा में 3 पीरियड है, जबकि सीनोजोइक एरा में 2 पीरियड है। पैलियोजोइक एरा में 4 जो है, पहला है सिल्यूरियन, उसके बाद है डेवोनियन, उसके बाद है कार्बोनिफेरस, उसके बाद है पर्मियन। अगले नंबर पे मेसोजोइक एरा में ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। लास्ट में जो सीनोजोइक एरा है उसके अंदर टर्सरी और क्वार्टरनरी। अब सब में एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बताया है। सबसे पहला सिल्यूरियन, जो कि पैलियोजोइक एरा का एक पीरियड है, वो उसमें फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट ओरिजिनेट हुए थे। देखिए, सिल्यूरियन में फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट ओरिजिनेटेड। डेवोनियन में गोल्डन एज ऑफ फिशेस थी और इसमें फर्स्ट एम्फीबिया ओरिजिनेट हुआ था। कार्बोनिफेरस फर्स्ट सीड प्लांट ओरिजिनेट हुआ था, जिम्नोस्पर्म से कहते हैं। और पर्मियन में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बताया। मतलब सिल्यूरियन में फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट ओरिजिनेट हुआ, उसके बाद डेवोनियन में आके गोल्डन एज ऑफ फिशेस और एम्फीबिया ओरिजिनेट हुए। मतलब पहले जो सिल्यूरियन था उसमें वैस्कुलर प्लांट को ओरिजिनेट किए, दूसरे में फिश का जो गोल्डन एज था डेवोनियन उसमें, उसके बाद एम्फीबिया ओरिजिनेट हुए, उसके बाद कार्बोनिफेरस में सीड प्लांट ओरिजिनेट हुए जैसे जिम्नोस्पर्म। और पर्मियन में कोई सच नहीं। ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस में सिर्फ एक पॉइंट है। ट्राइएसिक में डायनासोर की ओरिजिन हुई, जुरासिक में डायनासोर एक का जो गोल्डन एज था। जुरासिक मूवी बनी है, जुरासिक पार्क, हॉलीवुड का है, उसमें बताया है जुरासिक पार्क में सब डायनासोर के बारे में। मतलब ट्राइएसिक में ओरिजिन हुई डायनासोर की, जुरासिक उनका गोल्डन एज था, सबसे बढ़िया एज था, उन लोगों का गोल्डन पीरियड था, और क्रेटेशियस में एक्सटिंक्ट हो गए। अब आया तीनों जो एरा में टर्सरी और क्वार्टरनरी। टर्सरी में ह्यूमन का ओरिजिन हुआ। टर्सरी पीरियड में, जो कि सीनोजोइक एरा का एक पार्ट है, उसमें ह्यूमन का ओरिजिन हुआ, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन। ट्राइएसिक में ओरिजिन ऑफ डायनासोर, जुरासिक में गोल्डन एज ऑफ डायनासोर और क्रेटेशियस में एक्सटेंस ऑफ डायनासोर। और सिल्यूरियन में फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट ओरिजिनेट हुए, डेवोनियन में गोल्डन एज ऑफ फिशेस थी, फर्स्ट एम्फीबिया ओरिजिनेट हुई, कार्बोनिफेरस में फर्स्ट सीड प्लांट ओरिजिनेट हुई जिसे जिम्नोस्पर्म कहते हैं। बस अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे थियरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में, जैसे लैमार्क की थ्योरी, डार्विन की थ्योरी, न्यू डार्विज्म, म्यूटेशन थ्योरी, ये सब आगे हम पढ़ेंगे। ओके।